साथियों नमस्कार, मैं हूं अरविंद शुक्ला और आज बात करूंगा मनुस्मृति को लेकर के। और मनुस्मृति को लेकर के इसीलिए क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ बन के रह गया है जो कि विवादों के घेरों में रहता है सदैव। और राजनीति मनुस्मृति के चारों तरफ घूम रही है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। ये आज की बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के वर्तमान समय तक मनुस्मृति को हमेशा जो है केंद्र में रखा गया है राजनीति के लिए, या फिर दूसरे दृष्टिकोण से समझे तो सामाजिक अन्याय की बात करता है मनुस्मृति, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज विशेष रूप से और इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके प्रमाणिक आधारों की तरफ को देखने की कोशिश करेंगे और बड़े स्तर पर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की सत्यता का क्या है, क्यों होता है मनुस्मृति का विरोध, क्या ये उचित है, होना चाहिए। और जिस तरह की सब लोग बातें कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी गलत चीजें लिखी गई है, ये समाज का विरोध करता है, सामाजिक भेदभाव बढ़ाता है और बहुत सारी चीजें हैं, और बिल्कुल सही है, ऐसी चीजें हैं तो विरोध होना चाहिए। मैं भी इसका विरोध करता हूँ, खुले शब्दों में करता हूँ, बिल्कुल खुले शब्दों में। और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने काफी हद तक इसका अध्ययन किया है, तो मैं चाहता हूं जो इसका अध्ययन कर रहा है वो भी विरोध कर रहा है, उसे भी इसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही विरोध करे, ये भी कहता हूं। लेकिन आज इन चीजों पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं इसके मूल रूप को जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा जो मत है वो सिर्फ एक चीज से नहीं बनता है कि मैंने एक चीज पढ़ ली वो गलत है, एक चीज पढ़ ली वो सही है तो मैं इसको सही मान लूं। मनुस्मृति में अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत ही है, इसको मानना पड़ेगा। अगर कोई चीज सही है तो वो सही है, इसे भी मानना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ उस पुस्तक को पढ़ के ये निर्णय नहीं ले सकते हैं जो हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। इसके लिए हमें बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे ऐतिहासिक चीजों को समझने की जरूरत है कि मनुस्मृति की जो यात्रा है वो शुरू कहां से होती है, और वर्तमान समय में हमारे पास जो प्रकाशित पुस्तक है उसका वास्तविक रूप क्या है, इसे समझने की जरूरत है। तो सत्यों इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे रूप में जहां पर हम इसके वास्तविक रूप को जानने की कोशिश करेंगे, सिर्फ वैचारिक तौर पर नहीं, इसको प्रमाणिक रूप से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और ऐतिहासिक रूप से इसकी पूरी यात्रा पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मनुस्मृति है क्या। साथियों मनुस्मृति जो है ये सबसे पहले तो समझने की जरूरत है, जो वेद है वो श्रुतियों में आते हैं। श्रुतियां और स्मृतियां ये दो अलग चीजें हैं। श्रुतियां जो है वो सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां पर बात सुनी जाती है और सुनाई जाती है, एक आदमी सुना रहा है बाकी सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने सुना है उन्होंने उसको याद किया है और उसके बाद उस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया है ना। फिर बाद में उसको लिखा गया, प्रकाशित किया गया, वो अलग चीजें है। पहले यहाँ पर है वेद जो है वो स्मृतियों में नहीं आते हैं, वेद श्रुतियों में आते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं हिंदू समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, ठीक है। धर्म एक अलग विषय है, उस पर कभी बाद में चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं। तो जो वेद है वो हमारी पूरी संस्कृति के केंद्र में है, जो सनातन संस्कृति है, ठीक है। जहां पर वाद विवाद किसी भी चीज को लेकर के होगा उसका सीधा प्रश्न वेदों से किया जाएगा कि वेदों में उसके प्रति क्या लिखा गया है। अगर सही लिखा गया है तो उसका समर्थन करना चाहिए, गलत लिखा गया है तो उसका विरोध करना चाहिए। तो वेद हमारे सनातन का सबसे ऊपरी शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। वहां तक स्मृतियां, पुराण ये दूसरे स्तर के शास्त्र माने जाते हैं वेदों के सामने। वेद सर्वोपरि है और वेदों में जो है स्मृतियों की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उस समय स्मृतियां थी ही नहीं। जो वेदों की बात होती है वहां पर स्मृतियां थी ही नहीं, क्योंकि वेदों के ज्ञान को लोगों ने सुना है, उसके बाद उसको लिखा है आगे जाकर के, वो स्मृतियां बनी है। अब मैं बात करता हूं वेदों की। साथियों जो वेद है वो एक सूत्र के आधार पर लिखे गए हैं। बहुत बड़ी सी चीज को एक छोटे से शब्द में उतारना सूत्र रूप में, उसी रूप में वेदों को बहुत सारी चीजों में लिखा गया, इसीलिए उनका बार बार जो उस पर शोध चलते रहते हैं। उसकी जो एक अच्छी व्याख्या के रूप में उसको उतारने की कोशिश की गई है वो है उपनिषद। उपनिषद में उसकी एक अच्छी व्याख्या की गई है ताकि वो हर व्यक्ति की समझ में आ सके। वैसे तो मूल रूप से जितने वेद है उतने ही उपनिषद है, यानी चार की बात नहीं कर रहा हूं। वेद के अंदर एक अलग शाखा चलती है, हर शाखा का एक उपनिषद
निर्मित होता है। तो इस हिसाब से वेदों के अंदर लगभग 1100 के आसपास शाखाएं हैं, और उन 1100 शाखाओं के हिसाब से कितने उपनिषद हुए? लगभग इतने ही। ठीक है, तो अभी हमारे पास वर्तमान समय में जो उपस्थित वो 108 है। ज्यादातर जो पुस्तकों में शामिल है वो तो 8 से 10 बताए जाते हैं उपनिषद, बाकी उपनिषद मौजूद नहीं है क्योंकि उनको कभी प्रकाशित ही नहीं किया गया। तो अब बात करते हैं मनुस्मृति की, यानी मनुस्मृति का सीधा वेदों के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ये बहुत बाद की चीजें हैं। वेद सर्वोपरि, यानी जिस मनु महाराज ने ये स्मृतियां लिखी है कि मनुस्मृति हो गई, वो मनु महाराज भी वेदों का अध्ययन करते थे। वेदों को पढ़ करके ही उन्होंने भी पूरा शासन चलाया है। उन्होंने उसके बाद वो चीज तैयार की है। ठीक है, तो अब केंद्रित करते हैं मनुस्मृति को लेकर के बात को। साथियों, जो मनुस्मृति है वो अकेला ऐसा शास्त्र नहीं है, ऐसी स्मृति नहीं है जो लिखी गई है। पूरी 18 स्मृतियां है। पहले इसे समझना पड़ेगा। 18 स्मृतियों की भारत में आज तक बड़े स्तर पर मैंने कभी बात नहीं सुनी, ना ही मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कभी कहा है कि उन्होंने किसी दूसरी स्मृति की बात कही हो, ये सनातन की संस्कृति का विरोध करते हुए या हिंदू समाज का विरोध करते हुए। उन्होंने गीता की बात कही हो कि हिंदू समाज का विरोध किया जाए। उन्होंने किसी वेद की बात की हो या उपनिषद की बात की हो या पुराणों की बात की हो कि इसका विरोध किया जाए। 18 स्मृतियां हैं। मनुस्मृति से अच्छे अच्छे ग्रंथ है स्मृतियों में, उनकी बात की जाए, वो चाहे यज्ञवल्लभ स्मृति हो, वो चाहे आपकी नारद स्मृति हो, अगस्त्य स्मृति हो, वो चाहे वशिष्ठ स्मृति हो, है ना। बहुत सारी 18 स्मृतियां हैं। किसी की भी भारत में बात नहीं होती है, और अधिकतर लोगों को तो मैं हिंदू ब्राह्मणों में भी ये बात बोल रहा हूं, उनको भी नहीं पता होगा कि इतनी स्मृतियां मौजूद है या उसकी शास्त्रीय बातें होती है। क्यों? एक तो इसका जो अध्ययन है वो बहुत कम हो गया है। स्कूली शिक्षा में इसको बिल्कुल शामिल नहीं करते हैं। आज के समय में अलग से इसका अध्ययन करना पड़ेगा अगर करना है तो, और ये चीजें आपको खरीदने को भी नहीं मिलेगी। मैं 18 स्मृतियों की बात कर रहा हूं, आपको मौजूद ही नहीं मिलेगी आज के समय में खरीदने के लिए। मनुस्मृति मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। बृहस्पति स्मृति आपको नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। यज्ञवल्लभ स्मृति, बाकी जो और स्मृतियां हैं, अगस्त स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, ये तो मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, मैं इसके पीछे भी बात करूंगा। तो अब बात केंद्रित करता हूं मनुस्मृति पर। साथियों, यहाँ पे समस्या क्या है, क्यों है, इसे समझना पड़ेगा कि ये पुस्तकें प्रकाशित किस रूप में हुई है, और मनुस्मृति पर ही बात होती है, विवाद होता है, ऐसा क्यों है। साथियों, जो मनुस्मृति है वो पांडुलिपियों से प्रकाशित की गई, उसका जो मूल स्रोत है वो पांडुलिपियां हैं। अब पांडुलिपियों की जो सबसे मूल पांडुलिपियां भारत में मौजूद थी या जो अंग्रेजों को मिली थी सबसे पहले, वो नेपाल में मिली थी। जो मनुस्मृतियां हैं, इसके ऐतिहासिक, जिसने इतिहास का अध्ययन किया होगा उन्हें समझ में आएगी चीज, मिली थी, जिसमें 2500 श्लोक मौजूद थे। जो सबसे पुरानी मनुस्मृति की पांडुलिपि है उसमें 2500 श्लोक, यानी 2400 कुछ मान के चलो आप, 2500 के आसपास श्लोक थे। ये है ओरिजिनल, और जो पूर्ण, जिसको मैं कहता हूं कि आप मूल प्रीति को पढ़िए मनुस्मृति की तो पता चलेगा। इसके अंदर सिर्फ 2500 श्लोक है, थोड़े कम है 2500 से, लेकिन 2500 के आसपास है। इस मनुस्मृति के अंदर वो एक भी श्लोक मौजूद नहीं है जिस पर आज विवाद होते हैं। पहले इस बात को समझिए। जो मूल प्रति है ये आज भारत में मौजूद नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं आपको। ये सारी की सारी जो है उस वक्त भारत से ले गई थी उठा करके, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो पांडुलिपि मिलती है वो मिलती है कश्मीर में, जिसमें लगभग 2500 से थोड़े ज्यादा से श्लोक है। और उसके बाद जो लास्ट की मनुस्मृति की पांडुलिपियां मिलती है वो मिलती है बंगाल के अंदर। और उस वक्त अंग्रेज बंगाल में पहुंच चुके थे, बहुत सारी चीजें थी, है ना। उसमें भी काफी सारे श्लोक थे। और जो बंगाल वाली पांडुलिपि है केवल उसी का अनुवाद किया जाता है। ये बात कान खोल के सुनिए। पहले मनुस्मृतियां की जो पांडुलिपियां है वो नेपाल में भी मिली है, जो सबसे पुरानी बताई जाती है, और कश्मीर में भी मिली है, और बंगाल में भी मिली है, और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी मिली है। लेकिन समस्या कहां पर पैदा होती है, जो वर्तमान समय में मनुस्मृति पूरे देश भर में जिस पर राजनीति की जाती है, ये वो मनुस्मृति है जो बंगाल में मिली थी।
ठीक है। और इस मनुस्मृति के अंदर वो बहुत सारे श्लोक उस समय इस रूप में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन मौजूद थे। उसकी जो संख्या रही है वो लगभग 2600 के आसपास थी उस मनुस्मृति में। जो नेपाल की मनुस्मृति थी उसके अंदर वो श्लोक मौजूद नहीं थे जो कुछ हद तक बंगाल की मनुस्मृति में मौजूद थे। और बात कहां पर समस्या पैदा करती है, ये जो विलियम्स जोन्स है ये लगभग 1785 में इसका अनुवाद करता है। वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, बहुत बड़ा। आज भी उतने अच्छे संस्कृत के विद्वान बहुत कम मिलेंगे। तो ये व्यक्ति सबसे पहले 1785 में 1785 में इसका इंग्लिश अनुवाद करता है। सिर्फ अनुवाद ही अनुवाद करता है। उसके बाद इसकी जो पुस्तक प्रकाशित होती है वो होती है 1794 में। किताब का नाम था लॉ ऑफ मनु। इसमें 1600 2600 50-55 कुछ इतने श्लोक शामिल होते हैं। 2600 से भी ज्यादा श्लोक, यानी कि 100 श्लोक ज्यादा होते हैं जो मूल प्रति थी जो नेपाल में मिलती है मनुस्मृति की। और यही वो विवादित श्लोक है जिस पर आज विवाद होता है। इस पर कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की है, ना बात की है, ना सोचने की कोशिश की है, ना इससे रिसर्च करने की कोशिश की है। जो हमारे सामने आया है उसे सत्य मान रहे हैं। सबसे पहले मनुस्मृति को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था पांडुलिपियों से, और पहली बुक जो प्रकाशित होती है उसका नाम है लॉ ऑफ मनु। ठीक है। और इसमें लगभग 150 श्लोक मूल मनुस्मृति से ज्यादा मिलते हैं। और यही लगभग 100-150 श्लोक, वैसे तो 15-20 श्लोक है जो बड़ी मात्रा में है, लेकिन 100-150 श्लोक है जो विवादों के घेरों में है। जो मूल मनुस्मृति है उसके अंदर ये श्लोक ही नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप चीजों को थोड़ा अध्ययन करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा। दूसरी बहुत बड़ी बात क्या होती है, जो वो दोनों स्मृतियां थी जो कश्मीर से मिली थी और नेपाल से मिली थी, वो आज तक प्रकाशित नहीं हुई है भारत में। इतना ही नहीं है, अब मैं आपको और बताता हूं। बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। जो 18 स्मृतियां हैं उनमें से केवल 5 ही स्मृतियों को अनुवादित किया गया था। बाकी जो लिपियां थी वो आज तक बंद पड़ी है। उनके ऊपर उनकी आपको पुस्तक भी खरीदने को नहीं मिलेगी कहां से। जो पांडुलिपियां थी वो तो उठा के ले गई थी भारत से। भारत से बाहर 60,000 पांडुलिपियां मौजूद है, जिनमें से 35,000 के आसपास 35,000 1100 35,000 के आसपास लगभग ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 5% हिस्सों को ही अनुवादित किया गया है या प्रकाशित किया गया है। बाकी की सारी पांडुलिपियों को दबाया गया है। भारत में आज वो पुस्तकें मौजूद नहीं है जो मूल सिद्धांतों पर बात करती थी। भारत में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो मिलावटी तौर पर आई हुई है। अधिकतर सबसे पहले पांडुलिपियों को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया गया था। उसके बाद अंग्रेजी भाषा से उनको वापस संस्कृत में परिवर्तित किया गया, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित किया गया। यानी सीधा पांडुलिपियों से कोई भी पुस्तक अधिकतर संस्कृत में प्रकाशित नहीं हुई है। जो मनुस्मृति की बात है, मनुस्मृति जो है 1794 में सबसे पहले इंग्लिश में प्रकाशित होती है और विलियम्स जोन्स इसको प्रकाशित करते हैं। उसके बाद 1886 में फिर इसका विस्तृत रूप आता है एक, और इसको करते हैं जॉर्ज बाइवलर। ठीक है, ये करते हैं आपका 1886 में। उसके बाद और भी अंग्रेजी इसके प्रकाशन होते हैं, संस्करण होते हैं, लेकिन हिंदी में जो सबसे संस्कृत में जो सबसे पहला मनुस्मृति का संस्करण होता है वो होता है 1920 के अंदर, और इसको करते हैं गंगानाथ जहां। पहला संस्करण जो संस्कृत के अंदर आता है मनुस्मृति का, और ये केवल उसी मनुस्मृति का है जो बंगाल में मिली थी, जिसको विलियम्स जैन ने जिसका अनुवाद किया था। जो मूल प्रति है उसमें सिर्फ 2500 श्लोक है, लेकिन आज जो मनुस्मृति है उसमें 2600 से 50
65 के आसपास श्लोक मौजूद है। और ये 150 श्लोक इसके अंदर कहां से आए? और उन्हीं 150 श्लोकों के ऊपर जो है विवाद होता है। और दूसरी बात सरल रूप में समझने की ये है, जिस भाषा का प्रयोग उन 150 श्लोकों के अंदर किया गया है वो मूल रूप से वेदों के साथ उतनी अच्छी तरह नहीं मिलती। यानी गलत व्याकरणिक तौर पर गलत, क्योंकि उतना विद्वान होना, आप संस्कृत को जानते हैं, लेकिन सही रूप में लिखना, जैसे संस्कृत की बहुत सारी चीजें चलती हैं, छंद, कोई श्लोक जो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है लेकिन सही तरीके से नहीं लिखा गया है, ये चीजें मनुस्मृति के अंदर है। जो संस्कृत का अच्छा विद्वान होगा, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूं, तो इसीलिए जो बहुत बड़े स्तर पर विद्वान है वो इस चीज को अच्छे से अध्ययन करके समझ या समझा सकते, लेकिन ये गलतियां उसके अंदर है। और दूसरी बड़ी बात है भाषा को लेकर के, जिस भाषा का इन 150 श्लोकों के अंदर प्रयोग किया गया है वो पूरी मनुस्मृति में वो भाषा प्रयोग में नहीं लाई गई है। वेद, उपनिषद, पुराण, इसमें कहीं पर भी मांस को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन मनुस्मृति के अंदर कुछ श्लोकों में ये मान्यता दी गई है। और ये कहीं ना कहीं जाके चारवाहक के साथ मिलती है। चारवाहक में भी मदिरा को और बहुत सारी चीजों को मान्यता दी गई है और यहां पर भी दी गई है। बाकी की जो 17 मनुस्मृतियां हैं उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं मिलती है जो बात मनुस्मृति के अंदर मिलती है। तो अब इस चीज को समझने की जरूरत यह है कि जब जो बहुत बड़े विद्वान हमारे देश के रहे, संविधान का निर्माण कर सकते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो क्या वो इन मूल चीजों को नहीं समझ सकते थे कि ये गड़बड़ी कहां पर हुई है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसके ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। नॉर्मली जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, किसी चीज पे साधारण रूप से ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर अध्ययन करने की जरूरत है, तब अच्छे से चीजें समझ में आएगी। ठीक है, किसी चीज को यूं ही कह देना। आपको पता है कि वेद परंपराओं में कहां पर मांस मदिरा को जो है किसी भी एक चीज में मनुस्मृति के अतिरिक्त है? मुझे बताइए कि आपको कहीं मिलेगी? 18 पुराणों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, स्मृतियों में नहीं मिलेगी, वेदों में, उपनिषदों में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मनुस्मृति के अंदर मिलेगी। और इसी चीज को लेकर के मैं खुद अशंकित हो गया था कि ऐसी चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, रामायण महाभारत का अध्ययन किया है अपने स्तर पर जितना हो सकता है। उसमें मैंने ये भाषा जो शैली का प्रयोग किया गया है कहीं भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मनुस्मृति के अंदर ये मौजूद है। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।